हेलो क्लास, वेलकम टू गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म। पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, नाउन के कुछ केसेस पढ़े थे जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, हम उन्हें क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है प्लूरल फॉर्म विथ सिंगुलर मीनिंग। इसमें कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका फॉर्म प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म से क्या मतलब हुआ? प्लूरल फॉर्म से मतलब हुआ कि उनमें एस लगा होता है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट रेफर टू वन थिंग, सो देयर मीनिंग इज सिंगुलर। यानी कि कुछ नाउन प्लूरल होते हैं लेकिन रेफर करते हैं एक चीज़ों को, यानी वो किसी एक चीज़ का अर्थ बताते हैं, इसलिए उनका मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। और अगर उनका मीनिंग सिंगुलर होता है तो उनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। बहुत ही सिंपल। कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, यानी उनमें एस लगा होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो एक का होता है, यानी वो किसी एक चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, न्यूज़ जो नाउन है या वर्ड है, ये कैसा दिख रहा है आपको? प्लूरल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। लेकिन इस न्यूज़ का क्या मतलब होता है? यहाँ पे इस न्यूज़ का मतलब है समाचार या फिर कोई खबर। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे, द न्यूज़ इज शॉकिंग, यानी कि ये जो न्यूज़ है वो कैसा है? हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। अब क्या सारे ही चीज़ें जो न्यूज़ में आती है सभी चीज़ें हैरान करने वाली होती है? नहीं, उनमें कुछ चीज़ यानी कोई एक दो न्यूज़ है जो हैरान करने वाली होती है। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ की बात हो रही है, यानी किसी एक न्यूज़ की बात हो रही है जो हैरान करने वाली है। यानी जो ये न्यूज़ है यहाँ, इसका अर्थ है एक खबर। तो ये जो वर्ड है न्यूज़, यानी ये जो नाउन है न्यूज़, वो कैसा दिख रहा है? प्लूरल दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि वो किसी एक खबर को दर्शा रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा था, इस वर्ड के साथ कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं? इन नाउन के साथ कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं? सिंगुलर। तो इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित, ये क्या है? एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे में एस लगा होता है एंड में इनका, यानी प्लूरल फॉर्म होता है। मीन्स ये प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन ये होते क्या है? सिंगुलर। जैसे यहाँ मैथमेटिक्स से मतलब है गणित, यानी कि कोई एक विषय। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, यानी कि मैथमेटिक्स कैसा होता है? कठिन होता है। वैसे कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं है, ना मैथमेटिक्स ना इंग्लिश। अगर आप सभी चीज़ों को सही तरीके से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और डाउट्स को क्लियर करते जाते हैं, तो कोई सब्जेक्ट आसान नहीं होता, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। सारा ही सब्जेक्ट एक ही जैसा होता है। वो सभी सब्जेक्ट क्या मांगते हैं? मेहनत। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है हमारा, मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट, यहाँ ये मैथमेटिक्स क्या दर्शा रहा है? एक विषय को दर्शा रहा है, लेकिन ये दिख कैसा रहा है? प्लूरल दिख रहा है। किस वजह से ये प्लूरल दिख रहा है? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, इस वजह से ये प्लूरल दिख रहा है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब है इस, ये कौन सा है? सिंगुलर वर्ब है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? हम सभी ने सुना होगा पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। राजनीति क्या है? राजनीति एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। और ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, वो क्या दर्शा रहा है? किसी एक क्षेत्र को दर्शा रहा है। भले ही ये प्लूरल फॉर्म का है, प्लूरल फॉर्म मीन्स उसके अंत में एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? एक क्षेत्र को दिखा रहा है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे?
सिंगुलर। अगर हमको बोलना हो कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति बहुत जटिल होती है तो आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो राजनीति जटिल होती है तो क्या लिखेंगे? पॉलिटिक्स। यहाँ कौन सा वर्ब आप यूज करेंगे? आर वर्ब यूज करेंगे या फिर इज वर्ब यूज करेंगे? कौन सा वर्ब यूज करेंगे? यहाँ पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? एक क्षेत्र यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सा है इसमें से, आर है या इज है? करेक्ट, इज है। तो हम क्या लिखेंगे? पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड, यानी पॉलिटिक्स क्या है? जटिल है। इसके बाद एक और वर्ड है, यानी कि एक और वर्ड है, ये क्या है? मीजल्स। आपने सुना होगा मीजल्स। ये मीजल्स या मम्स क्या है? ये एक डिजीज है। क्या है? ये एक बीमारी है, एक बीमारी का नाम है ये। और इसका फॉर्म कैसा है? फॉर्म कैसा है इसका? मीनिंग नहीं, इसका फॉर्म कैसा है? प्लूरल है इसका फॉर्म। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक बीमारी से, इसका मीनिंग क्या है? सिंगुलर है। फॉर्म क्या है? प्लूरल है। मीनिंग क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इज। तो हम क्या कहेंगे? मीजल्स इज कॉन्टेजिनियस। मीजल्स इज कॉन्टेजिनियस, यानी मीजल्स कॉन्टेजिनियस है, यानी क्या है? वो फैलने वाली बीमारी है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ये है यहाँ कॉन्टेजिनियस का मतलब। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, जो कि है ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म आर सेम। यह बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो कोई भी नाउन होता है उसका फॉर्म सिंगुलर में भी वैसे ही यूज होता है और प्लूरल में भी वैसे ही यूज होता है। यानी कि वो वर्ड में एस नहीं लगेगा प्लूरल में, उस वर्ड में एस का यूज नहीं होगा प्लूरल में, वो दोनों ही फॉर्म में सेम रहेंगे। यानी कि सम nouns are same in plural and singular form। यानी कि कुछ नाउन एक ही तरह के होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आता है। उन दोनों उस वर्ड नाउन का, जो भी नाउन है उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है। उसमें अगर हमको दर्शाना हो तो हम कोई और वर्ड का यूज़ करके दर्शा सकते हैं उसके क्वांटिटी को, लेकिन उसके वर्ड में चेंज नहीं आता है। जैसे यहाँ शिप वर्ड है, शिप जो वर्ड है हमारा, इसको हम सिंगुलर में भी शिप ही लिखेंगे, प्लूरल में भी शिप ही लिखेंगे। कैसे? अगर हमको लिखना हो एक शिप तो हम क्या लिखेंगे? वन शिप। अगर हमको लिखना हो अनेक शिप तो हम क्या लिखेंगे? मैनी शिप। यहाँ क्या नहीं करेंगे? यहाँ एस नहीं जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। तो क्या हो गया? ये जो शिप नाउन है इसका फॉर्म सेम हो गया। वैसे ही डियर वर्ड होता है, डियर वर्ड या नाउन जो होता है ये सिंगुलर में भी डियर ही रहेगा और प्लूरल में भी ये डियर ही रहेगा, इसमें एस नहीं जुड़ेगा। सेम फिश में भी है और एयरक्राफ्ट में भी है। ये चारों वर्ड ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म सेम होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। आप इसमें एस नहीं लगाएंगे उसको प्लूरल दिखाने के लिए, आप ऐसे लिखेंगे मैनी शिप या मैनी डियर। अगर आपको लिखना हो टू शिप टू फिश तो आप लिखेंगे टू फिश। अगर आपको बताना हो कि दो मछलियाँ हैं आप लिखेंगे टू शिप, लेकिन आप कभी इसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन फिश का एक स्पेशल केस है, कभी कभी फिश में ई एस लगा होता है, लेकिन यहाँ इस ई एस का मतलब ये नहीं है कि ये फिश का प्लूरल फॉर्म है, बिल्कुल नहीं। फिश जनरल प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं? फिश वर्ड ही रखते हैं। जैसे यहाँ हमने रखा दो फिश को दिखाने के लिए, अगर हमको अनेक फिश लिखने होंगे तो हम मैनी फिश लिखेंगे। यानी कि हम जब हमको दिखाना हो कि ढेर सारी मछलियाँ हैं तो भी हम उसमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ जो वर्ड फिशेस है, ये नाउन जो फिशेस है, तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है?
यहाँ तो ES लगा हुआ है। ये यूज़ हो रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश के लिए, यानी कि अनेक तरह की मछलियों के लिए। अब मछलियों की भी कैटेगरी होती है, उनके भी प्रकार होते हैं। जब हमको कई प्रकार को मिला के बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं, फिशेस। जैसे कुछ रेयर मछलियाँ होती है, यानी कि दुर्लभ मछलियाँ जो कहीं कहीं ही मिलती हैं, वो भी एक कैटेगरी हो गई। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, यहाँ वैज्ञानिक से मतलब है कि वैज्ञानिकों ने मछलियों की जो विभिन्न प्रकार है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। वैसे ही वैज्ञानिक एक कैटेगरी हो गई मछलियों की, रेयर एक कैटेगरी हो गई, यानी ये बहुत सारे प्रकार हैं मछलियों के। ये बहुत सारी मछलियाँ नहीं है, ये बहुत सारी मछलियों के प्रकार हैं जिन्हें हम फिशेस बोल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, पेयर नाउन्स। क्या है पेयर नाउन्स? पेयर नाउन्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल चीज़ होती है पेयर नाउन। यहाँ पे हमेशा ये जो पेयर नाउन होते हैं ये प्लूरल में होते हैं क्योंकि ये दो हिस्सों में आते हैं। क्या मतलब? पेयर नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल बिकॉज दे हैव टू पार्ट्स, यानी कि प्लूरल होते हैं पेयर नाउन्स हमेशा क्योंकि उनके दो हिस्से होते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, जीन्स, ग्लासेस, शूज़, यानी कि ये सारे दो हिस्सों में आते हैं। जैसे जूते दो होते हैं तो इनके दो हिस्से होते हैं, इसलिए इन्हें हम पेयर नाउन कहते हैं। तो अब पेयर नाउन के साथ वर्ब का भी कुछ रूल होगा, वर्ब का भी कुछ रूल होगा। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं न्यूज़ के साथ, पॉलिटिक्स के साथ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब दो हिस्सों में है और ये प्लूरल होते हैं हमेशा, तो कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे हम इनके साथ? सोचिए, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कौन से वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो अगर हमको लिखना हो कि ये कैंची बहुत तेज है तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? दीज सीजर्स डैश शार्प। तो यहाँ हम डैश, यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? आर या इज? कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? आर या इज। प्लूरल पेयर नाउन के साथ कौन से वर्ब यूज़ होते हैं? प्लूरल वर्ब यूज़ होते हैं क्योंकि इनके क्या होते हैं? दो हिस्से होते हैं। तो ये यहाँ पे आर और इज में से आपको क्या लगता है कौन सा वर्ब प्लूरल वर्ब होगा? करेक्ट, आर होगा यहाँ प्लूरल वर्ब। तो हम लिखेंगे दीज सीजर्स आर शार्प, यानी कि ये कैंची तेज है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ ट्राउजर्स से, अगर हमको लिखना हो कि ये ट्राउजर्स गंदे हैं, दीज ट्राउजर्स, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ ब्लैंक स्पेस में, यहाँ जो खाली जगह है जहाँ हमें वर्ब डालना है वहाँ हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। करेक्ट। क्यों आर लिखेंगे? क्योंकि ये है पेयर नाउन्स। ये जो ट्राउजर वर्ड है ये है पेयर नाउन, और पेयर नाउन के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होता है? प्लूरल वर्ब यूज होता है, इसलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पेयर नाउन का बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है। लेकिन पेयर नाउन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम इसे काउंट कैसे करते हैं। हाउ वी काउंट देम, हाउ वी काउंट देम, यानी कि हम इन्हें गिनते कैसे हैं। इस सवाल का मतलब ये नहीं हुआ कि ये अनकाउंटेबल है। इसका मतलब क्या नहीं हुआ कि ये अनकाउंटेबल है, ये हुआ इसका मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? पेयर नाउन्स काउंटेबल तो हैं, काउंटेबल तो हैं, बट इनको काउंट हम स्ट्रेटली नहीं कर सकते। इनको काउंट करने का एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक तरीका। वो स्पेसिफिक तरीका है इनके साथ पेयर ऑफ, क्वांटिटी वर्ड पेयर ऑफ का यूज करके इन्हें हम काउंट करते हैं। क्वांटिटी वर्ड, क्वांटिटी वर्ड का कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आप सभी को याद होगी। क्वांटिटी वर्ड क्या होते हैं? ये वर्ड हमें बताते हैं कि कोई भी नाउन कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो यहाँ भी ये वर्ड वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ क्वांटिटी वर्ड सिर्फ अ पेयर ऑफ का यूज़ करेंगे। हम सिर्फ पेयर ऑफ क्वांटिटी वर्ड को और क्वांटिटी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम?
हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ऑन दी टेबल, यानी कि टेबल पे एक कैंची है। कितनी कैंचियां हैं? टेबल पे एक ही कैंची है। लेकिन अगर हमको लिखना हो कि 2 जोड़ी जूते बहुत महंगे होते हैं तो हम क्या करेंगे? हम फिर से यही लिखेंगे। हम लिखेंगे टू पेयर ऑफ शूज आर एक्सपेंसिव, यानी कि 2 जोड़े जो जूते होते हैं कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। तो कितने जोड़े जूतों की बात हो रही है? यानी कि 2। तो यहाँ हमने इन्हें काउंट भी कर लिया और इन्हें काउंट करना सीख भी लिया। यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ है ये क्या है? क्वांटिटी वर्ड है। और ये क्वांटिटी वर्ड क्यों लगा है? ये इन शूज को काउंट करने के लिए लगा है। इन शूज को काउंट करने के लिए लगा है। और शूज क्या है? पेयर नाउन है। शूज क्या है? पेयर नाउन है। और पेयर नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? पेयर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। प्लूरल वर्ब, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सीख गए होंगे ये। अ पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, यानी या मैनी पेयर्स ऑफ। अ पेयर ऑफ या 2 पेयर्स ऑफ या मैनी पेयर्स ऑफ। कोई भी क्वांटिटी वर्ड, इनमें से किसी भी क्वांटिटी का वर्ड का यूज़ करके आप इनकी क्वांटिटी बता सकते हैं। अगर 1 होगा तो आप अ पेयर ऑफ यूज़ करेंगे, अगर 2 होगा तो आप 2 पेयर्स ऑफ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ढेर सारे होंगे यानी अनेक होंगे तो आप यूज़ करेंगे मैनी पेयर ऑफ। यहाँ 2 की जगह आप जितने नंबर होंगे 3, 4, 5, 6 सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि अगर न्यूज़ वर्ड आ गया या पॉलिटिक्स आ गया तो आपको लगेगा अरे इसका तो फॉर्म प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। आप उसके साथ तुरंत प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देंगे और वहीं एग्जामिनर आपसे ये गलत करवा देगा, क्योंकि उसे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स ही पे ही क्वेश्चन पूछने हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे और आपके मार्क्स कट जाए। लेकिन आप अगर इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए कि अरे इसका फॉर्म तो प्लूरल होता है लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसका मीनिंग होता है एक खबर, और जब मीनिंग सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और आप वहाँ इसका यूज़ कर लेते हैं या हैज़ का यूज़ कर लेते हैं तो आपका वहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपको समझना है बहुत ही ईजिली एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं जिन्हें हम साथ मिलकर ख़त्म करेंगे या साथ मिलकर समझेंगे, जिससे आपको जो जो कंफ्यूज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम पहले ही समझ लेंगे, जिससे बाद में वो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर ही ना सके। तो आप सभी क्या करेंगे? आप सभी नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। मैं हर क्लास में आपको ये बात कहती हूँ कि नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। क्यों मैं कहती हूँ? इसलिए क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये 2 चीज़ें बेहद इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अगर ये बस 2 चीज़ें करते हैं, हर क्लास को अच्छी तरह देखते हैं और नोट्स बनाते हैं और उन नोट्स को रिवाइज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज़ करते हैं और फिर वीकली रिवाइज़ करते हैं और फिर 10 डेज़ पे या मंथ में एक बार रिवाइज़ करते हैं, या जब भी आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं आप उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको उनको स्पेसिफिक टाइम निकाल के लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसे इतनी बार रिवाइज कर लोगे कुछ ही टाइम में कि आपको ये चीज़ें खुद याद हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ और बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से ईजिली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा खास खुद पे स्ट्रेस भी नहीं लेना होगा। तो अगर मैं कह रही हूँ कि नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए तो ज़रूर कीजिए। ये 2 चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।